जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। हमारी ये सीरीज घटना चक्र की चल रही है, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इसमें हम लोग 5-6 लगभग 6 क्लास कर चुके हैं। आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान में जो अनुच्छेद दिए हैं उसके बारे में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद और अनुच्छेद तो बहुत सारे हैं और देखते हैं जितना कवर हो पाएगा उतना हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान में अनुच्छेद, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में यानी मई 2022 की स्थिति अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इस प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान में भागों की संख्या बढ़कर 25 हो जाती है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, ठीक है। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई है और उसके बाद 8 से बढ़कर कितनी हो गई, 12 अनुसूचियाँ हो गई, ठीक है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, अनुच्छेद 2। नए राज्यों का गठन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में नए राज्यों को अगर शामिल करना है तो उसमें अनुच्छेद 2 के तहत, और नए राज्यों का गठन करना है अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 पता होगा आपको। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए अनुच्छेद कौन सी है, 39 का ए। ग्राम पंचायत का गठन आपको पता होगा, अनुच्छेद 40 में। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता, अनुच्छेद 42। देखिए मैं थोड़ा स्पीड में यहाँ खींच रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है ना, यहाँ पूरा डिटेल में दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पूरा अच्छे से प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में। लगभग इंपॉर्टेंट जितने अनुच्छेद है सारा का दिया हुआ। बाकी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऊपर से देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, अनुच्छेद 22 मैंने बता दिया। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है, तो हम लोग यहाँ पे थे। समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 में दिया है। शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है। और जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 आपको पता होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का चर्चा है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने संबंधी प्रधानमंत्री के कर्तव्य, मतलब अनुच्छेद 78 में ये दिया हुआ है कि जो भी मतलब जानकारी होगा वो राष्ट्रपति को कौन देंगे, प्रधानमंत्री देंगे। राष्ट्रपति की विधेयक पर अनुमति जो अनुच्छेद 111 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 का 1 का क में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, ठीक है, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन दिया हुआ है। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्वलन पर दिया हुआ। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। और अनुच्छेद 144 सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना है। और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से दिया हुआ है। और फिर राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी कौन सा अनुच्छेद है, 165 है। राज्य विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 170 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख दिया हुआ है। और 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण या अंतरण दिया हुआ है। और 226 में विशेष रीट जारी करने उच्च न्यायालय की शक्ति है। और अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण है। और वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद 280 अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312 में दिया हुआ है।
और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में, अखिल भारतीय सेवा आयोग दिया है 312 में, और संघ लोक सेवा आयोग किसमें 315 में। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्य, लोक सेवा आयोग किसमें दिया है 318 में, कर्मचारी की सेवा शर्त से विनियमन बना की शक्ति निहित है। चलिए आगे देखते हैं। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य, 320 में क्या है लोक सेवा आयोग के कार्य, और 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारी की सेवा शर्तों के विनियमन के बारे में दिया हुआ। ठीक है, चलिए 323 के ए में प्रशासनिक अधिकरण और 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, और अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, और अनुच्छेद 352 में आपातकाल के बारे में आप जानते ही होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, तो अब आ गया प्रमुख अनुच्छेद और एक दृष्टि में। तो प्रमुख अनुच्छेद जितने भी हैं उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 1 में। मैं 2 बार बोलूँगा जिससे कि यहीं पे याद हो जाए। अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिए अनुच्छेद 2 का मतलब है नए राज्यों का प्रवेश कहाँ से हो गया। अगर किसी देश से हम किसी स्थान को या किसी राज्य को अपने अंदर मिलाते हैं तो वो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में दिया हुआ अगर किसी राज्य का निर्माण करना है, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों सीमाओं का नामों में परिवर्तन करना है, तो किसी राज्य का निर्माण करना मतलब कोई बहुत बड़ा राज्य है और उससे हम 2 राज्य बनाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 3 के तहत, या फिर किसी राज्य क्षेत्र के सीमाओं को बढ़ाना है या घटाना है या फिर उसके नामों को चेंज करना है तो वो जो है अनुच्छेद 3 के तहत ही करेंगे। अनुच्छेद 5 में दिया हुआ है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। संविधान जब प्रारंभ हुई तो उस समय जो नागरिकता था उससे संबंधित अनुच्छेद 5 में दिया है। अनुच्छेद 14 आपको पता होगा विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसमें है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब कि धर्म मूल वंश जाति लिंग स्थान जन्मस्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होनी चाहिए। लोक नियोजन का जो भी विषय होगा उसमें अवसर की समानता होगी। 17 में अस्पृश्यता का अंत, जिसे आप अनटचेबिलिटी से जानते हैं, और 18 में उपाधियों का अंत है। फिर अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया। अनुच्छेद 19 में देखिए अनुच्छेद 19 सिर्फ अनुच्छेद 19 नहीं, अनुच्छेद 19 का 1 2 3 और फिर 4 लगभग 6 तक है अनुच्छेद में, और उसमें प्रत्येक में अलग अलग दिया हुआ है तो हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 20 के बारे में देखते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 की कॉम में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के कॉम में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के कॉम। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। चलिए अनुच्छेद 25 में दिया है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें है अनुच्छेद 25 में। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार पता होगा आपको। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों के बारे में अनुच्छेद 39 में दिया है। और 39 के क में दिया है सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 का क का मतलब आप समझे या नहीं मुझे नहीं पता, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति है और वो कोर्ट जाता है और उसको इतना पैसा नहीं है कि वो अपना कोई प्राइवेट जो वकील है अब वो कर पाए किसी भी केस के थ्रू, किसी भी केस में, तो उसके लिए सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसे निःशुल्क विधिक सहायता दे। मतलब निःशुल्क वकील, जो सरकारी वकील होते हैं वो निःशुल्क वकील सरकार उन्हें प्रोवाइड करवाएगी। ये 39 के क में लिखा हुआ। ठीक है,
अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का भी अधिकार है। और अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति का संवर्धन है। किसमें? 43 के ख में। देखिए 40 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 का क, इसमें दिया है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का क किससे संबंधित है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा नए वन्य जीवों की रक्षा से। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्ति है उसका बंटवारा कहिए या फिर पृथक्करण कहिए या फिर अलग अलग करना कहिए, तो इसके बारे में दिया है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में आपको पता हो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य के बारे में दिया हुआ मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है अनुच्छेद 52 जिसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, निर्वाचन की पद्धति जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होती है राष्ट्रपति की निर्वाचन। और अनुच्छेद 54 अगर दिया रहता तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन सिर्फ दिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए अनुच्छेद 57 में दिया है पुनर्निर्वाचन की पात्रता। और अनुच्छेद 58 दिया है राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 में दिया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किसमें है? अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाई जाएगी, मैं एक दिन 1-2 क्लास में बताया हूँ कि अगर कोई भी सदन से वो स्टार्ट होती है, जैसे लोकसभा अगर स्टार्ट करता है तो लोकसभा में उसे 2/3 बहुमत से पास करना होगा। जब लोकसभा से वो पास हो जाती है, सबसे पहले तो 14 दिन पहले ही खबर देना होगा राष्ट्रपति की, उन पे महाभियोग लगाया जाएगा। और उसके बाद 2/3 से जब लोकसभा पास कर देती है, जब वो राज्यसभा में जाएगी तो राज्यसभा को भी उसे 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा, फिर जाके ये बिल पास हो पाएगी। चलिए अनुच्छेद 66 के बारे में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 66 में क्या? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन दिया है। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कोई मामलों में दंडाविशेष के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट है 73 में दिया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है। अनुच्छेद 75 के 1 में चलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 के 1 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी से संबंधित दिया हुआ अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 79 संसद का गठन से संबंधित प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 79 में। और राज्यसभा की संरचना है अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा की संरचना किसमें? 81 में। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा की संरचना और 81 में लोकसभा की संरचना। और आगे आ जाइए 83 के 1 में लिखा है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है, लेकिन लोकसभा भंग हो सकती है क्योंकि ये अस्थायी सदन है। ठीक है। और अनुच्छेद 84 जो है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 84 में क्या दिया है? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85 में दिया। अनुच्छेद 100 का 1 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत टाई होने पर। और देखिए अनुच्छेद 108 में दिया है कुछ दशाओं में दोनों सदन की संयुक्त बैठक। कुछ दशाओं में दोनों सदन की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में। दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दिया है। अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है अनुच्छेद 117 में।
नेक्स्ट अनुच्छेद 122 है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। और अनुच्छेद 127 में है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 127 तक का हम लोग आज देख लिए और मैं ज़्यादा देखना नहीं चाहता हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा अगर पूरा कवर कर दूंगा तो आपको याद ही नहीं हो पाएगी। तो हम लोग यहीं पे अभी छोड़ दे रहे हैं इसे, अनुच्छेद 123 तक कवर करके, और आगे का क्लास में आगे हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी भी हो जाएगी और इतना ज़्यादा याद भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 123 तक हम लोग आज कवर किए। इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, वीडियो को 2 बार देखना पड़े तो 2 बार देख के, 1 बार देखना पड़े तो 1 बार देख के रिवीजन भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि पता ही है अनुच्छेद से 1 आध 2 क्वेश्चन आप पूछ ही लेता है, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।